चलिए, स्वागत है आपका दिशा एसएससी बाय पंकज में। आज हमारा होने वाला है डे 3, जिसमें हम कवर करेंगे पॉलिटी के सारे क्वेश्चन, जो कि होने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। बात करते हैं, हम लोगों ने डे 1 में हिस्ट्री कंप्लीट किया था, फिर हमने ज्योग्राफी कंप्लीट किया था, फिर आज हम लोग क्या करने वाले कंप्लीट पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा होगा इकोनॉमी, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स 6 मंथ के। ऐसे करते करते हमारा 8 दिन का जो ये सीरीज टोटली खत्म हो जाएगा और आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले सीरीज। सीधे 80 से 90% क्वेश्चन इसी सीरीज से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस पॉलिटी के एपिसोड को। इससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो हमारा हिस्ट्री का है वो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। फिर ज्योग्राफी का वीडियो भी प्लेलिस्ट में डला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस एपिसोड को, पॉलिटी को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। क्या होगा इसका आंसर? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। बात करते हैं इसकी पहले बैठक में इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अगर संविधान की बैठक की अगर बात कर ले तो इनके जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, तब टेम्परोरी अध्यक्ष बने थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे इनके टेम्परोरी अध्यक्ष। बात करते हैं, एक मिनट, सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। बात करते हैं यह बैठक कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कहाँ हुई थी ये? न्यू दिल्ली में हुआ था। न्यू दिल्ली में हुआ था ये जो हमारा है संविधान का पहला जो बैठक होने वाला था। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला संविधान सभा के जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तब जो है टेम्परेरी अध्यक्ष चुन लिया गया। बाद में जो है क्या किया गया, एक परमानेंट अध्यक्ष को भी चुनना था। तो ये जो परमानेंट अध्यक्ष है ये कौन बने थे पहली बार, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट चेयरमैन चुन लिया गया। किसका? लोकसभा का। बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया? 11 दिसंबर को चुना गया इनको। 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इनको कब चुना गया? इनको चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। बात करते हैं एस सी मुखर्जी की, तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष इनको चुना गया था। किसको? एस सी मुखर्जी की अगर बात करें, एस सी मुखर्जी को, तो ये क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? उपाध्यक्ष बने थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या जे बी कृपलानी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था। अगर इसका गठन पूछ लिया जाए तो 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इसका जो है गठन हुआ था। और इसमें कितने अध्यक्ष थे? इसमें टोटल 7 अध्यक्ष थे। कितने? 7 सदस्य थे तब। बात करते हैं इस संविधान का जो है ढांचा या प्रारूप तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी। किसको? ड्राफ्टिंग कमेटी को। तो जो संविधान लिखने का काम किया था ये कौन सा कमेटी की थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन हमारा होने वाला है, भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्टेड कब किया गया, यानी भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? तो इसे जो है एडॉप्टेड किया गया था इसको 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। बात करते इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और इसके कुछ प्रावधान तुरंत लागू हो गए थे। बात करते 26 नवंबर को भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल डे यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26
नवंबर को, क्योंकि सभी लोगों ने 26 नवंबर को ही क्या किया था, साइन किया था संविधान पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 5। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है संविधान में जो है कुल कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? कितने दिए गए हैं? बात करते हैं, अगर अभी की बात करें तो अभी वर्तमान में सिर्फ 6 है। कितना है? 6 ही है। पहले कितना था? पहले की अगर बात करें तो पहले 7 था, लेकिन एक को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अब कितना है? 6। और पूछेगा अगर किस फंडामेंटल राइट्स को हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार जो था पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब हटा के इसको कानूनी राइट बना दिया गया। ठीक है, बात करते हैं संपत्ति के अधिकार, तो पता ही इसको क्या कर दिया, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी शेड्यूल है टोटल? तो अभी जो भारतीय संविधान में टोटल 12 सूचियां हैं। कितनी? 12 सूचियां। लेकिन अगर पहले की बात करें तो पहले कितनी थी? पहले थी 8, सिर्फ और सिर्फ 8 थी पहले सूची, अनुसूचियों की संख्या। बात करते हैं 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। कैमे को 9वां को 10वां को 11 को और 12 को क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया। पहले अगर मूल संविधान में बात करें तो 8 ही था, अभी कितना है, टोटल 12 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? इस संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? अभी बात कर रहे थे हम लोग टोटल कितना है फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, टोटल जो है अभी 6 है, पहले कितने थे, 7। उसमें संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? क्वेश्चन ये है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1978 में हुआ था। 1978 में ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था। बात करते हैं सरकार कब किनकी थी इस समय, जब मौलिक अधिकार को इसको हटाया गया, तो इस समय सरकार किसकी थी? ये थी मोरारजी देसाई की। किसके? मोरारजी देसाई की सरकार थी। यह भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। मोरारजी देसाई की सरकार थी जब संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाया गया। बात करते हैं जो संपत्ति के अधिकार है वो अब किस आर्टिकल में आते हैं? संपत्ति के अधिकार अब वो किस आर्टिकल में आते हैं? वो आते हैं आर्टिकल 300A में। किस में आते हैं? 300A में आते हैं। ठीक है, बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन हमारा है भारत के राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल कितने साल का होता है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या अनिश्चित। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 5 साल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? 5 सालों का होता है। और ये बातें किस आर्टिकल में बताई गई हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होगा? ये बताया गया आर्टिकल 56 में। किसने बताया गया है? आर्टिकल 56 में। बात करते हैं अगर राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति अपना जो है त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को अपना है त्याग पत्र सौंपते हैं। और उपराष्ट्रपति किनको सौंपेंगे? ये सौंपेंगे राष्ट्रपति को। तो इन दोनों में ही आदान प्रदान होता है त्याग पत्र का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 9 क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? जब राष्ट्रपति अपना पद धारण करते हैं तो इनको शपथ यानी ओथ कौन दिलवाते हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनको शपथ दिलाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 60 में ये बातें बताई गई हैं कि राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के क्या सामने जो है शपथ लेंगे। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा होने वाला है भारतीय गणराज्य के प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, सभी को पता है। इसका जो होगा भारत के प्रथम सिटीजन की बात करें तो ये होंगे राष्ट्रपति। कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। बात करते हैं देश का दूसरा, अगर बात करें, ये तो पहले अगर व्यक्ति हो जाएंगे किसी भी देश का, दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति हो जाएंगे दूसरे व्यक्ति। चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारतीय संसद के किस सदन को उच्च सदन यानी अपर हाउस कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है, विधानसभा को, राज्यसभा को या विधान परिषद को? क्या होगा इसका आंसर? उच्च सदन अपर हाउस किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है राज्यसभा को। किसको कहा जाता है?
राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोअर हाउस किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लोकसभा को। इसको कहा जाता है लोअर हाउस यानी निम्न सदन। क्या कहते हैं इसको? निम्न सदन कहते हैं। और बात करते हैं कि लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? निम्न सदन तो इसको कहते हैं। अगर बात करें लोकप्रिय सदन की तो ये किसको कहते हैं? राज्यसभा को कि या लोकसभा को? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा को। इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा काम इसी सदन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है 12। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 6 साल। राज्यसभा का जो कोई भी मेंबर होता है उसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। बात करते हैं इस जो 6 साल का कार्यकाल होता है इसमें जो है 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में जो रिटायर हो जाते हैं। हर एक 2 ईयर में कितने? 1/3 जो है इसमें का जो मेंबर है वो क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, क्या हो जाता है? रिटायर हो जाते हैं। और एक चीज और, राज्यसभा को कभी भी समाप्त या भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 13। क्वेश्चन होने वाला है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सी राजा गोपालाचारी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर थे। बात करते हैं वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने थे। कौन? बी आर अम्बेडकर। तो ये जो है पहले जो है अंतरिम यानी अंतरिम मंत्रिमंडल में भी कानून मंत्री रह चुके हैं। बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की, तो ये कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये क्या थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, एजुकेशन मिनिस्टर थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और बात करते हैं प्रथम गृह मंत्री की, तो ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हैं यानी होम मिनिस्टर, ये थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अभी होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। बात करते हैं 14 नंबर की क्वेश्चन की। क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या रूस। क्या होगा इसका आंसर? फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिया गया है? तो ये हो जाएगा बी, रूस से। तब जो है रूस यूएसएसआर था, यानी ये टूटा हुआ नहीं था टुकड़ा, तो इसलिए इसको यूएसएसआर जो है पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ है? ये हुआ है 1976 में। और भारत के संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान, लघु संविधान भी कहा जाता है। इनसे लघु संविधान किसको कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि इस समय जो है बहुत सारे चीज को बदला गया था। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये संविधान के किस भाग में है? ये संविधान के किस भाग में है? ये जो है भाग 4 के ए में, 4A में है। और आर्टिकल की बात करें तो 51A में किसका उल्लेख है? ये है फंडामेंटल ड्यूटीज का। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 15 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जो डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। बात करते हैं डीपीएसपी का वर्णन जो है संविधान के किस आर्टिकल में है? ये जो है अगर पार्ट की बात कर ले, पार्ट 4 में है। किस में है? पार्ट 4 में है। और आर्टिकल की अगर बात करें, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक, 36 से 51 तक जो है डीपीएसपी के बारे में ही बताया गया है। बात करते हैं डीपीएसपी जो होता है नॉन जस्टिएबल होता है, यानी इन्हें अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यानी डीपीएसपी जो है अदालत के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यह भी याद रखिएगा। ये कोर्ट में जो है इसको जो है लागू नहीं किया जा सकता। बात करते हैं 16 नंबर की क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने किस संविधान को संविधान की आत्मा कहा है? हार्ट एंड सोल का है। ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 21। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 को।
आर्टिकल 32 को यानी 32वां संविधान को जो है आर्टिकल 32 को अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। बात करते हैं संविधान आर्टिकल 32 में क्या है, तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। किसका? संवैधानिक उपचारों का इसमें उल्लेख है। संवैधानिक उपचार का उल्लेख किस में है? यह है आर्टिकल 32 में। बात करते हैं जिसके तहत जो है नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 17। क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? त्रिस्तरीय जो है 3 लेयर की जो है पंचायती व्यवस्था, ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की 3 लेयर जो है लागू हुआ था। बात करते हैं इसका उद्घाटन की। इसके अगर उद्घाटन की बात कर ले, पंचायती राज की जो 3 लेयर की उद्घाटन की कब हुआ था? ये सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय जो है लागू किया गया था। बात करते हैं इसके बाद, पहला तो हो गया राजस्थान का नागौर, इसमें लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का 3 लेयर। दूसरा स्टेट कौन सा हो जाएगा? अगर दूसरा स्टेट आपको पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे और पहला नंबर पे कौन रहा है? राजस्थान रहा है। ठीक है, बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो हमारा होने वाला 18वां, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस रूप से है? ऑप्शन है बैंकिंग सुधार से, पंचायती राज व्यवस्था से, केंद्र राज्य संबंध से या शिक्षा नीति से। अभी तक अगर आपने जो है हमारा पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। पहले जो हम लोगों ने कवर किया था हिस्ट्री, प्लेलिस्ट में डला हुआ है उसका वीडियो, उसके बाद ज्योग्राफी, उसका भी वीडियो हो चुका है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है पॉलिटी, इसके बाद डलेगा इकोनॉमी, फिर ऐसे से करते हमारा जो है 8 एपिसोड में टोटल जो है GS मास्टर सीरीज रेलवे ग्रुप डी के लिए खत्म हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए चलते हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? बैंकिंग सुधार से, पंचायती राज व्यवस्था से, केंद्र राज्य संबंध से या शिक्षा नीति से। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। किससे था? पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध था। बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की, इसकी गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? सबसे पहले इसका गठन हुआ था 1957 में। 1957 में हुआ था और इसे त्रिस्तरीय जो पंचायती राज यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर की सिफारिश की थी। तो 3 लेयर जो ये हमारा पंचायती राज, ये किस लेयर मतलब इसमें क्या क्या है? इसमें ग्राम स्तर पे है, उसके बाद ब्लॉक स्तर पे है, उसके बाद क्या है? जिला स्तर पे। ये 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था का जो है उल्लेख मिलता है इसमें बलवंत राय मेहता समिति में। बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति जो है, इसे जो भारत में पंचायती राज का तो वास्तुकार या जनक भी कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति को क्या कहा जाएगा? पंचायती राज का जनक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था का जनक, पंचायती राज का जो है जनक कहा जाएगा। इसको व्यवस्था भी लिख सकते हैं, पंचायती राज व्यवस्था लिख सकते हैं, यहाँ पे व्यवस्था का जो है इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 19 क्वेश्चन क्या है? जो चीफ इलेक्शन कमीशन या भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी कौन है? अभी जो है ज्ञानेश कुमार फिलहाल में है जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बात करते हैं इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? संसद करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं। बात करते हैं इसकी फैक्ट की, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? किस आर्टिकल में इसका वर्णन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 में जो है भारत के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है
पद के बारे में बताया गया है। बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की, जो ये है मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका जो कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 ईयर तक का। कितना? 6 ईयर तक होगा, या 65 साल की उम्र तक। 65 साल अगर इसकी एज हो गई है तो भी ये क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे, वरना 6 साल में तो इसको रिटायर होना ही है। बात करते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? बताइए, लोकसभा की जो है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 25 साल। मिनिमम एज होना चाहिए 25 साल, तभी आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। बात करते हैं, अगर लोकसभा के सदस्य बनने की बात आई तो यहाँ पे पीएम की बात हो जाएगी, यानी कोई भी व्यक्ति अगर पीएम बनना चाहता है तो मिनिमम उनकी एज जो है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 साल ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। बात करते हैं मतदान की, तो मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? ये है 18। कितनी है? 18 साल है, सभी को पता है। पहले जो था ये 21 साल हुआ करता था। पहले कितना था? वोटिंग करने का जो है राइट एज कितना होता था? 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति वोट नहीं कर पाते थे। इसे जो है कम कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया? 12 वर्ष कर दिए गया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 21 क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी तो हम लोगों ने देखा था लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। अब देखते हैं हम लोग राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। ऑप्शन है 25, 30, 35 या 21 वर्ष। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स, यानी 30 साल मिनिमम होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु। बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, तो इसका भी चुनाव लड़ने के लिए कितनी एज होना चाहिए? मिनिमम 35 एज होना चाहिए। 35 साल के हैं तभी आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, दोनों का चुनाव कब लड़ सकते हैं? जब आपका एज मिनिमम कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। यहाँ से हम लोगों ने 3 बात क्लियर कर लिया कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के चुनाव करने के लिए, राष्ट्रपति जो बनना है अगर, तो उसके लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? 35 साल चाहिए। बात करते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन की, तो भारत में जो है संविधान का अंतरिम संरक्षण और व्याख्याकार किसे माना गया है? अंतिम संरक्षक एवं व्याख्याकार किसे माना गया है भारतीय संविधान के? ऑप्शन है संसद को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को या प्रधानमंत्री को। इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को जो है अंतिम जो है संरक्षक एवं व्याख्याकार माना गया भारतीय संविधान का। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन ना करे। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट नागरिकों को मौलिक अधिकार का रक्षक भी कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट का रक्षक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का। किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट का। अगर आपका जो है फंडामेंटल राइट कोई वायलेट करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। सीधे आपको कोई हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना, सीधे आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए इसे फंडामेंटल राइट का जो है संरक्षक माना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 23। क्वेश्चन क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी हम लोगों ने किया था जो इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के रूप में माना जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। इसी के तहत 42वें संविधान संशोधन के ही तहत जो है हमारे प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में जो है शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द, जिसमें थे एक समाजवादी, उसके बाद था हमारा पंथ निरपेक्ष। क्या था? पंथ निरपेक्ष था। और एक क्या जोड़ा गया था? एक जोड़ा गया था अखंडता। क्या जोड़ा गया था? अखंडता। ये 3 शब्द अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो है ये 3 शब्द प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो क्या टिक करेंगे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बात करते हैं इसी संशोधन के तहत संविधान में भाग 4A जोड़कर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो इसी के तहत क्या ऐड किया गया? पाठ 4A ऐड किया गया। किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और पार्ट ए किसके बारे में बताता है? फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, जो कहाँ से लिया गया है? USSR से लिया गया था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन 24 नंबर की। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 जो है किस देश से ली गई?
ऑप्शन होने वाला दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका या जर्मनी। क्या होगा इसका आंसर? अब किसी भी संविधान में अगर कोई भी संविधान अगर सही नहीं है, उसमें थोड़ा क्या करते हैं हम लोग, अमेंड करते हैं। तो यही पूछा गया है, जो अमेंड करने की जो है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है, ये किस देश से लिया गया है? मैं बता दूं कि संविधान में संशोधन तो आप कर सकते हैं, सॉरी आप नहीं, पार्लियामेंट कर सकती हैं, लेकिन उसका जो मूल ढांचा जो है, बेस जो स्ट्रक्चर है, वो क्या नहीं होना चाहिए, वो अगर उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तभी आप कोई इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। बात करते हैं इसको किस देश से लिया गया है, तो इसे लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। किससे लिया गया है? दक्षिण यानी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। बात करते हैं संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है, इसका वर्णन किस में है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति ये पार्लियामेंट के पास है, इसका जो वर्णन किस भाग में है? यह है भाग 20 में। और आर्टिकल अगर बात कर ले तो आर्टिकल 368 में। पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही ली गई है। तो राज्यसभा के जो मेंबर इलेक्ट होते हैं, यह भी कहाँ से लिया गया है? यह भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्य का इलेक्शन ये कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 25 क्वेश्चन है इमरजेंसी से। क्वेश्चन है संविधान में जो है आपातकाल यानी इमरजेंसी प्रोविजंस किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन होने वाला है आर्टिकल 352, 56, 60 में, आर्टिकल 59, 368, 12 से 35 या 51 है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352, 356 और 360। चार आप प्लस करिएगा तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा। 3 प्रकार की इमरजेंसी होते हैं। ठीक है, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद क्या होता है, एक होता है राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 की बात करें, आर्टिकल 352 जो है ये इमरजेंसी कब लगता है? ये लगता है नेशनल इशू कोई हो, यानी अगर कोई देश भारत पे अटैक कर दे तो किस आर्टिकल के तहत जो है इमरजेंसी लगेगा भारत में? वो लगेगा आर्टिकल 352 के थ्रू। बात करते हैं आर्टिकल 356 की बात करते हैं, तो इसमें होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब होता है? जब किसी जो स्टेट के जो है उसका संविधान या उसकी जो है राज्यसभा जो है उसके मेंबर जो हैं वहाँ ठीक से शासन नहीं कर पाते हैं, यहाँ वहाँ या अचानक से वहाँ की जो है मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। वो किस आर्टिकल के थ्रू लगेगा? वो लगेगा आर्टिकल 356 के थ्रू। बात करते हैं आर्टिकल 356 की, तो ये है फाइनेंशियल यानी वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लगेगा? ये तब लगेगा जब देश जो है, देश के पास देश चलाने के लिए इसके खजाने में पैसे ना हो। लेकिन अभी तक जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आर्टिकल 360 ये अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। बाकी 352 और 356 तो लग चुका है, लेकिन आर्टिकल 360 का यूज अभी तक नहीं हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं इसकी इमरजेंसी की जो है, अगर इस इमरजेंसी की बात कर ले, ये जो हमारा इमरजेंसी, 1 मिनट, ये इमरजेंसी की बात कर लेते, ये पूछ रहे हैं, अगर पूछ लिया जाए कि किस पार्ट में इमरजेंसी को जो प्रावधान बताया गया है, तो ये बताया गया है पार्ट 17 में। किसमें बताया गया है? पार्ट 17 में जो है इमरजेंसी का प्रावधान बताया गया है। बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले कब लगाया गया था? भारत में पहला नेशनल इमरजेंसी कब लगाया था? ये लगा था 1962 में, जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था। बात करते भारत में अभी तक जो नेशनल इमरजेंसी है वो टोटल कितनी बार लग चुकी है? तो ये लग चुका है 3 बार। कितना बार लग चुका है? 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। कब कब? एक तो हो गया 1962, एक हो गया 1971, और एक क्या हो गया, एक हमारा हो जाएगा 1975। ये 3 बार लग चुका है। बात करते भारत में आज तक एक बार भी जो हमारा क्या नहीं लगा है, ये वित्तीय आपातकाल यानी आर्टिकल 360 अभी तक एक बार भी भारत में नहीं लगा है, इसको भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 27। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम कितना अंतर हो सकता है, यानी कितना गैप हो सकता है? ऑप्शन है 3 माह का, 9 माह, 6 माह या 1 वर्ष। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम 6 महीने तक। इससे ज़्यादा गैप 2 सेशन के बीच नहीं होना चाहिए।
बात करते हैं, इसका अर्थ है कि संसद की बैठक वर्ष में कम से कम कितना बार होना चाहिए? 2 बार। तो संसद की अगर बैठक की बात कर ले तो वर्ष में कितना होना चाहिए? जो मिनिमम 2 बार तो होना ही चाहिए। ठीक है। बात करते हैं, सामान्यतः भारतीय संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। अगर उसकी बात करें, कितने सत्र? 3 सत्र होते हैं। अगर इसकी बात करें तो पहला सत्र का नाम क्या होता है? एक जो सत्र होता है उसको कहते हैं बजट सत्र। क्या कहते हैं? बजट सत्र कहते हैं। दूसरा जो हमारा सत्र होता है उसको कहते हैं मानसून सत्र। क्या कहते हैं? मानसून सत्र। ठीक है। तीसरा सत्र की बात कर ले तो वो क्या हो जाएगा? तीसरा जो सत्र होता है उसे कहते हैं शीतकालीन सत्र। क्या कहते हैं? शीतकालीन सत्र। तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन में जो है आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा जो है संसद के सत्र का प्रकार नहीं है। तो हो सकता है ये 3 दे दे और चौथा कोई और दे दे, तो आप टिक आसानी से मार सकते हैं। बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, मनी बिल जो है, मनी बिल को सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाना अनिवार्य है? लोकसभा में, राज्यसभा में या किसी भी सदन में? क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में ही मनी बिल को सर्वप्रथम जो है पेश किया जाना अनिवार्य है। बात करते हैं, इस विधेयक का वर्णन किस आर्टिकल में है? मनी बिल का जो है इसका जो उल्लेख किस आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 में जो है मनी बिल का जो है उल्लेख है। बात करते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इनका अंतिम निर्णय कौन लेता है? इनका जो है अंतिम निर्णय वो लेता है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि कोई बिल जो है मनी बिल है या नहीं है। ठीक है। इसके पास ये यस करे चाहे नो करे। बात करते हैं, राज्यसभा जो है इसे केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है, इसमें कोई बदलाव या इसे अस्वीकार नहीं सकती है। तो मनी बिल को राज्यसभा के पास पावर है कि कितना? 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन क्या कर सकती है? इसको स्टॉप कर सकती है, लेकिन इसमें कोई जो है चेंजेस नहीं कर सकती है, इसे कोई बदल नहीं सकता है, या 14 दिन के बाद इसे पास होने से रोक नहीं सकती है राज्यसभा। ये भी याद रखिएगा। कौन से? राज्यसभा की बात कर रहे थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 29 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं? बताइए इसका क्या होगा? इसका आंसर लोकसभा होता है, राज्यसभा, नीति आयोग या वित्त आयोग? क्या होगा इसका आंसर? भारत के जो उपराष्ट्रपति किसके पदेन उपसभापति होते हैं? मैं बता दूं फिर से कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले जो हमारा सीरीज का पहला वीडियो था हिस्ट्री का, हिस्ट्री हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दूसरा ज्योग्राफी भी हो चुका है। अब जो हम कर रहे हैं पॉलिटी कर रहे हैं, तो इससे पीछे का जो 2 वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाके इस चैनल पे जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके मास्टर सीरीज, सॉरी जीएस मास्टर सीरीज के नाम से बना हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं ये दोनों वीडियो। चलते हैं अगले क्वेश्चन हम कर रहे थे, भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के। किसके होते हैं? राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति ही जो होंगे राज्यसभा के होंगे सभापति होंगे, पदेन सभापति होंगे। बात करते हैं, आर्टिकल 89 में बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे। 89 में क्या बताया गया है? कि राष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट है, यह मेंबर नहीं होंगे किसके? राज्यसभा के, लेकिन इसके जो है सभापति जरूर होंगे। बात करते हैं, उपराष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो उपराष्ट्रपति की जो सैलरी है, उनको जो तनख्वाह है, वो उसको उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, उसको मिलता है जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसके लिए उसको मिला जाता है पैसा। बात करते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला भारत का पहला प्रथम राज्य कौन बना था? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। सबसे पहले कौन बना था भाषा के आधार पर जो है राज्य? भारत स्वतंत्र होने के बाद सभी राज्यों ने क्या किया था? अपना अपना जो ओपिनियन दिया था कि हम लोग जो है भाषा के आधार पर अपना जो है राज्य गठित करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहला स्टेट कौन था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो 1953 में जो है गठित हुआ था। आपको पता है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और आंध्र प्रदेश जो है 1953 में बना, लेकिन ये बना कौन से? भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर ये जो है राज्य गठित हुआ। बात करते हैं तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु ने
के 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद निधन के बाद इसका गठन हुआ था। तो इसके लिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए जो है ये तमिलनाडु के जो व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामुलु ये जो है धरना दे दिए, धरना प्रदर्शन आमरण अनशन कर दिए और 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 56 दिनों की मृत्यु के बाद जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर जो है गठित किया जाता है। बात करते हैं इसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। कब किया गया जाता है 1953 में चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कंकरेंट लिस्ट। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? बता दें कि हमारे जो भारत में 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं। एक होता है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट और तीसरा क्या होता है कंकरेंट लिस्ट। पहला क्या होता है सेंट्रल वाला लिस्ट होता है, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट होता है और तीसरा क्या होता है कंकरेंट। अब होता है क्या, ये जो है कंकरेंट लिस्ट में ये जो जितने भी इसमें जो लिस्ट में जो है हमारा लॉ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसमें सब्जेक्ट हैं, कई सारे सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल लिस्ट के जो सब्जेक्ट होंगे उस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सेंट्रल के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट के पास किसके पास है? स्टेट का अगर सब्जेक्ट का बात करें तो ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कंकरेंट लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकती है या दोनों एक साथ मर्ज भी हो सकती है, इसी को कहते हैं लिस्ट कहते हैं। बात करते हैं इसकी अवधारणा कहाँ से लिया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से जो है कंकरेंट लिस्ट के बारे में जो है इसकी अवधारणा वहीं से लिया गया है। बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। क्या लिया गया है? संविधान की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग कौन बुला सकते हैं? ये बुला सकते हैं प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। ज्वाइंट सीटिंग और प्रियम्बल की लैंग्वेज, प्रियम्बल की जो है लैंग्वेज ये कहाँ से लिया गया है? ये दोनों लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। बात करते हैं 32 नंबर की क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर जॉन मथाई, श्री राजगोपालाचारी या मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम होम मिनिस्टर रहे थे। बात करते हैं इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है यानी आयरन मैन। आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इसमें अगर देख लेते हैं आयरन मैन तो कहा ही जाता है और क्या कहा जाता है इनको, और इन्हें जो है भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? भारत का बिस्मार्क भी इसको कहा जाता है, बिस्मार्क, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 33 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायत के गठन यानी संगठन के बारे में संबोधित करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 44 किससे है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से। बात करते हैं आर्टिकल 40 की, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं और यह जो है गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो आर्टिकल 40 या ग्राम पंचायत का गठन पूछ लिया जाएगा कि किस सिद्धांत पे है, तो क्या आंसर करेंगे? गांधीवादी सिद्धांत पे। कैसे? गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित है ये, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांतों पे आधारित है। बात करते हैं राज्य सरकार को पंचायत के गठन और उन्हें अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 34 नंबर की। क्वेश्चन है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग जो है चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में जो है इसकी प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है? किस आर्टिकल के तहत जो है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लागू किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 61। क्या हो जाएगा? 61 के तहत। बात करते हैं महाभियोग का प्रस्ताव लाने से, महाभियोग का अगर प्रस्ताव लाते हैं तो कम से कम जो है आपको 14 दिन पहले, कितना 14 डे जो है बिफोर, 14 डे पहले जो है आपको जो है राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि आप पे जो है इम्पीचमेंट लागू होने वाला है। आप जो है अपना सबूत क्या कर सकते हैं? जुटाने का प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं
राष्ट्रपति और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन में लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसे दोनों सदन से पास करना होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट है ये किस सदन में पास होता है, तो क्या टिक करेंगे, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किस संविधान में है, संविधान किस अनुच्छेद में। अभी अभी हम लोगों ने किया आर्टिकल 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है वर्णन किया गया है। बात करते हैं सभी नागरिक के लिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है सभी नागरिक के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकारी के मामलों में एक समान कानून बनाया गया। बात करते हैं ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो हमारा स्टेट है गोवा, गोवा में बहुत पहले से लागू है। गोवा में तब से लागू है जब पुर्तगाली ही आ रहे थे भारत में, पुर्तगालियों ने जो जब शासन किया था तब से ही गोवा में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। पहले जो है गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसे बाद में जो क्या किया गया है, भारत का हिस्सा बनाया गया है। गोवा कहाँ स्थित है अगर बात करें तो उत्तराखंड, सॉरी गोवा का बात करते हैं, उत्तराखंड की अगर बात करें तो ये जो है स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाले पहले भारतीय राज्यों में से एक है। लेकिन गोवा तो आज़ादी से पहले से ही लागू है। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें, किसकी, उत्तराखंड की, तो ये स्वतंत्र भारत के पहला एक ऐसा स्टेट है जिसमें फर्स्ट टाइम क्या किया गया, यूसीसी को लागू किया गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगता है। अभी अभी हम लोगों ने किया था आर्टिकल 352 के तहत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 37 क्वेश्चन है जो मूल भारतीय संविधान में कुल कितने पार्ट्स हैं। चलिए बताइए मूल संविधान में कुल कितने पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स टोटल हैं 22। कितने पार्ट है, 22। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कितने हैं, 395। ठीक है, और अगर अनुसूचिया की बात करें, शेड्यूल की बात करें, अनुसूचिया की बात करें तो अनुसूचिया कितनी है हमारे संविधान में, अभी फिलहाल हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। बात करते हैं विभिन्न संशोधन के बाद वर्तमान भारत में संविधान जो है 22 पहले था। मूल संविधान में जो है भारत का मूल संविधान बना था तब 22 पार्ट थे। आर्टिकल 395 तो अभी भी है, लेकिन उसका सब क्लॉज बना के 400 से प्लस आर्टिकल है। और अनुसूचियां तब कितनी थी, 8 थी। लेकिन अगर आज की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो इसको जो अमेंडमेंट करके बढ़ा दिया गया है। जैसे अनुसूचिया की संख्या जो अभी फिलहाल में 12 है और पार्ट की संख्या कितनी है, 22 से अब हो चुकी है 25। लेकिन आर्टिकल 395 ही है, उसका सब क्लॉज ऐड किया गया है। लेकिन रियल अगर आर्टिकल की बात करें तो 395 ही है। पार्ट्स कितने हो चुके हैं, 25, और अनुसूचिया कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 12। आते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने साल तक रह सकता है या कितने समय तक रह सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख सबसे पहले तो 356 आर्टिकल में है और संसद की मंजूरी से इसे 6 माह पर आगे बढ़ाया जा सकता है। कितने, 6 माह पे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे संसद द्वारा अनुमोदित किए बिना एक बार में केवल 2 महीने तक, कितने, 2 महीने, 2 महीने तक ही लागू रख सकते हैं। यहाँ पे 2 वर्ष लिखा है ऑप्शन में, कितना, संसद द्वारा इन्हें अनुमोदित किए बिना एक बार में केवल 2 मंथ ही लगाया जा सकता है। कितना, 2 मंथ ही एक बार में लगाया जा सकता है। बात करते हैं अधिकतम जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 में और संसद की मंजूरी से इसे हर 6 माह पे आगे बढ़ाया जाएगा। कितने माह पे, 6 माह पे, 6 मंथ पे आगे बढ़ाया जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये जो वर्ष था ये गलत है, वर्ष नहीं होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 39 क्वेश्चन है टेम्पररी चेयरमैन कौन चुने गए थे। भारतीय संविधान के टेम्पररी जो है अध्यक्ष कौन चुने गए थे। अभी अभी हम लोगों ने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है टेम्पररी जो है अध्यक्ष चुने गए थे भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी सदस्य किनको चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को। 40 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि चीफ इलेक्शन कमीशनर का कार्यकाल कितना होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और उसी में हम लोगों ने देखा था कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होते हैं। ठीक है, और किस आर्टिकल में इसको जो है चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 324 में जो है इनका उल्लेख है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 41 क्वेश्चन है संचालन समिति, भारतीय संविधान की संचालन समिति यानी स्ट्रिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो थे भारतीय स्ट्रिंग कमेटी के अध्यक्ष बने थे। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये नियम समिति यानी रूल्स कमेटी और झंडा समिति के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। किसके किसके? नियम समिति और उसके बाद झंडा समिति, इन दोनों के अभी अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो संघ संविधान और समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। बात करते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन की, तो ये कहता है कि भारत के जो क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सबसे पहले इसकी जो है नियुक्ति करते कौन है? तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर आर्टिकल 148 के तहत। आर्टिकल 148 के तहत जो है भारत में CAG की नियुक्ति किया जाता है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बात करते हैं इसकी जो है CAG की कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 6 ईयर का होता है, या 65 वर्ष की आयु ये पूरी कर चुके हों तो भी इनको रिटायर होना पड़ेगा। बात करते हैं CAG को क्या कहा जाता है? तो इसे सार्वजनिक जो धन का संरक्षण कहा जाता है, यानी गार्जियन ऑफ पब्लिक पोर्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है इनको? इनको अगर बात करें तो सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। किनको? ये कहा जाता है CAG को। और इसका उल्लेख किस में? आर्टिकल 148 में। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 43। क्वेश्चन क्या है? जो भारतीय संविधान में जो सिटीजनशिप का प्रावधान किस भाग में वर्णित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का जो प्रावधान किस भाग में जो वर्णित है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। क्या होगा इसका आंसर? अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो GS मास्टर सीरीज 4 रेलवे ग्रुप डी है, ये इसी के आप प्लेलिस्ट जाके पिछले दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और टोटल 8 वीडियो होने वाले हैं। आप सबको पता है कि जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है अगस्त महीने में आने को है, 3 अगस्त से चालू है। तो ज़रूर इस प्लेलिस्ट को आप एक बार देख के जाइएगा, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगा ये सीरीज। बात कर रहे थे हम सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में। तो ये किस पार्ट में नहीं जो है वर्णित है? तो ये जो है वर्णित है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जो सिटीजनशिप का प्रावधान बताया गया। बात करते हैं पार्ट 2 में तो है। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिर्फ सिटीजनशिप के बारे में ही बताया गया है। और आप लोग बताइए कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है कि डबल सिटीजनशिप? भारत में ओनली सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है भारत में। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं किसी कारणवश, तो आपकी जो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक आपका जो है खत्म हो जाएगा। और बात करें सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान जो है भारत ने किस देश से लिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो है भारत ने जो है सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान लिया था। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 44 नंबर की क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन कराते हैं। तो ये कराते हैं राष्ट्रपति कराते हैं। कौन कराते हैं? राष्ट्रपति कराते हैं। इनकी जो है टेन्योर कितना होता है, टाइम ऑफ ऑफिस कितना होता है फाइनेंस कमीशन का? 5 ईयर का होता है। और ये पूछ रहा है किस आर्टिकल के थ्रू होता है? तो आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 के तहत जो है फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन होने वाला है, भारत में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे माना गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। ये जो है फंडामेंटल राइट का इसे प्रोटेक्टर माना गया। बात करते हैं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 236 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। किसमें? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाता है, अगर इसका जो है फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है तो।
और दोनों न्यायालय इस पर जो है फंडामेंटल अगर राइट वायलेट हुआ है तो इसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट्स जारी कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के इसी आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? आप सभी को पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं की याद में जो है 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं, जो कि आने ही वाला है। बात करते हुए लगातार जो है भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार जो है भारत के लगातार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, 1952 से लेकर 1969 तक। कब से? 1952 से 1962 तक रह चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं ये बाद में जो है सेकेंड प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ये उपराष्ट्रपति 2 बार रहते हैं, उसके बाद ये सेकेंड नंबर के जो है राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 47। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो ये किस भाषा, इसकी जो भाषा है वो किस देश से लिया गया है? अभी अभी हम लोगों ने किया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 48। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हो जाए, किस अनुच्छेद द्वारा एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है? किस आर्टिकल में है ये आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में जो है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 17 यानी खतरा। अगर किसी को अनटचेबिलिटी, छुआछूत के कारण आप अगर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए जो कोर्ट के दरवाजे है वो आपके लिए खतरा हो सकता है, जो कि किसमें वर्णित है? आर्टिकल 17 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 49 की क्वेश्चन की। क्वेश्चन नीति आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हुए होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। बात करते हैं इसकी स्थापना की। नीति आयोग की स्थापना अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। बात करते हैं यह भारत सरकार का एक जो गैर संवैधानिक परामर्शी जो निकाय यानी थिंक टैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? थिंक टैंक कहलाता है। ये थिंक टैंक ऑफ इंडिया क्या कहलाता है? नीति आयोग। इसे कब बनाया गया था? बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। किसको खत्म करके? तो इससे पहले जो नीति आयोग काम करती है उससे पहले करती थी 5 ईयर प्लान। ये सभी 5 ईयर के बाद एक 5 ईयर प्लान लॉन्च किया जाता था जिसमें टारगेट रखा जाता था। यही जो है काम करते हैं नीति आयोग, लेकिन इसमें 5 ईयर का कोई भी जिक्र नहीं है कि 5 साल इसका ही टाइम है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 50। क्वेश्चन है जो है ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाते हैं? कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? ये करते हैं आर्टिकल, अगर इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त बैठक को आहूत यानी कॉल करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो जॉइंट सिटिंग बैठाने के लिए सबको कॉल करे यानी बुलाए, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? वो करेंगे लोकसभा के स्पीकर ही करेंगे। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? क्या होगा इसका आंसर? भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। 1952 में जो भारत में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। बात करते हैं, अगर इसमें डेट भी अगर पूछ लिया जाए तो डेट डालेंगे क्या? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? लोकसभा की पहली बैठक भारत में कब हुई है? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को हुई थी। बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष की। तो ये जो हमारा लोकसभा है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था प्रथम? तो वो थे जी.बी. मावलंकर जी। कौन थे? जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग जिसे कहते हैं SPSC,
सभी जो हैं राज्य का एक अपना लोक सेवा आयोग होता है। जैसे बिहार की बात करें तो बीपीएससी है, बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन। बात करते हैं यूपी की, बात करते हैं यूपी पीएससी है। ठीक है, वैसे ही जो है सभी अलग अलग स्टेटों के अपना होता है लोक सेवा आयोग होता है। और सेंट्रल लेवल पे कौन है? यूपीएससी, जैसे कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में तो पता ही होगा आपको। तो ये क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है एसपीएससी, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? क्वेश्चन ये है। तो क्या होगा इसका आंसर? अगर यूपीएससी की बात करते हैं, यहाँ पे यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं इनको तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है किसकी? राज्य सेवा आयोग की। तो इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? इनकी नियुक्ति करेंगे भारत के राज्यपाल। कौन करेंगे? राज्य के राज्यपाल करते हैं। बात करते हैं इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, लेकिन उसे पद से हटा नहीं सकते हैं। इसके अध्यक्ष है, इसको पद से हटाने का अधिकार किनके पास है? इनके जो अध्यक्ष हैं इनको हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ये इसके नियुक्त करते हैं इन्हें, लेकिन हटा नहीं सकते हैं। बात करते हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं या इसके सदस्य होते हैं, इनको जो है सेवानिवृत्त की अधिकतम यानी रिटायर होने की अधिकतम आयु कितनी होती है? 62 ईयर। क्या होती है? 62 ईयर। लेकिन बात करें यूपीएससी में, यूपीएससी के मेंबर की कितनी होती है रिटायर एज? ये 65 साल होती है। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 53 नंबर का। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 12 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है? क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान के 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। बात करते हैं मूल संविधान को, जो 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में इसे संशोधन करके कितना बनाया गया? 22 बनाया गया। पहले कितना था? मूल संविधान में 14 ही थी, लेकिन इसे बना दिया गया अब 22। बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डगरी, मैथिली और संथाली को इसमें जोड़ा गया। तो कैवा संविधान? 22वां अमेंड की बात करें, ये कब हुआ? 92वां अमेंड कब हुआ है? 2003 में। इसके तहत जो है भारत में जो है इसके 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से 4 को, यानी बोडो को बात करें बोडो, उसके बाद करें डोगरी, उसके बाद बात करें तो मैथिली, एक मिनट, मैथिली और संथाली, इस चारों भाषाओं को कब जोड़ा गया है? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका आंसर बताइएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान संशोधन में किसके द्वारा जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। यह संशोधन अगर पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो 1985 में, ठीक है। इसके द्वारा जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के संविधान को जोड़ा गया था। बात करते हैं, यह संशोधन 1950 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो इसके द्वारा क्या जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। 1985 के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 55। क्वेश्चन है कि मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18। ये किस संशोधन द्वारा किया गया? अभी अभी हम लोगों ने किया था, ये किया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1988। कब? 1988 के द्वारा। लेकिन लागू इसे कब किया गया? लागू किया गया 1989 में। इसके द्वारा जो है मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। बात करते हैं इस संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 326 में बदलाव किया गया, किसके तहत, किसमें किया गया है? आर्टिकल 326 में। 326 में। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा कि मतदान करने की आयु जो घटाई गई थी वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो आर्टिकल 326 में आता है कि जो है संविधान में मतदान करने की जो हमारी आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बात करते हैं 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा। क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की। इसकी शुभारंभ जो 1959 में कहाँ हुआ था? चलिए अभी अभी हम लोगों ने किया था, पहले तो देख लेते हैं। 1959 में शुरुआत हुआ था। पूछ रहे हैं कि पहली बार कब हुआ था, तो ये हम लोगों ने किया था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, जो कि महात्मा गांधी जी की जयंती थी तब।
2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। बात करते हैं इसको जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था। संवैधानिक दर्जा इसकी अगर बात करें इसको कब मिला है, इसको मिला है 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां अमेंड 1992 के द्वारा जो इसको है संवैधानिक अधिकार मिला है। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। बात करते हैं पहले नंबर पे तो था राजस्थान, यहाँ लागू हुआ था। अगर दूसरा नंबर पूछ लिया जाए तो ये था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये दूसरा स्टेट था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के 3 लेयर जो है इसमें जो लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा होने वाला 57। क्वेश्चन क्या है कि बी आर अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अभी हम लोगों ने किया था आर्टिकल जो है 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको जो है बी आर अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, क्योंकि इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। कितने? 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो सीधे सीधे आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। बात करते हैं यदि सामान्य रूप से पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो उत्तर प्रस्तावना होता है। क्या होता है? प्रस्तावना होता है, प्रियम्बल होता है। लेकिन क्या होता है? संविधान की आत्मा अगर पूछे तो प्रियम्बल होता है। लेकिन अगर पूछ ले अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तब हम लोग टिक करेंगे आर्टिकल 32 को यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। लेकिन अगर जनरली सिर्फ पूछा जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम नहीं दिया जाए और सीधे पूछ लिया जाए कि संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है तो टिक क्या मारेंगे? प्रियम्बल को यानी प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 58। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत के जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? कितनी होती है? मैक्सिमम 65 साल। 65 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जज की बात करें तो वो कितना? 62 साल में ही रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश, इसके जो न्यायाधीश है ये अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 59 नंबर का क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी जो है इसको किस समिति की सिफारिश पर संविधान सभा में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस समिति की सिफारिश पर संविधान सभा में जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा गया। पहले जो है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी? 10 थी, लेकिन अब हो गई 11। 11वां जो है कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 42वां अमेंडमेंट नहीं होगा। 42वें अमेंड के थ्रू था 10 ही मौलिक अधिकार। तब कितने थे? तब सिर्फ थे 10। लेकिन बात करें 11 की, 11वां की बात करें तो इसे कब ऐड किया गया है? इसे ऐड किया गया है 2002 में 86 नंबर के अमेंडमेंट के थ्रू। 86 नंबर का अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में। तब जोड़ा गया है 11वें नंबर को। इससे पहले 10वें की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। उसमें कितने थे फंडामेंटल ड्यूटीज? टोटल 10 थे। अब कितने हैं? 11 हैं। जोड़ा कब गया? 2002 में। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 होने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। हम लोगों ने देखा था कि न्यूनतम आयु वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष कितना किसके लिए? लोकसभा के लिए। 30 वर्ष कितना? राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए होना चाहिए। यह भी याद रखिएगा। देखते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन को जो कि हमारा होने वाला 61 नंबर का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने 61 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका क्या पूरा पॉलिटी रिवीजन हुआ या नहीं हुआ, ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक में चाहते हैं ये भी बताइएगा। अगला वीडियो हमारा जल्द ही आने वाला है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1 मिनट। अगला वीडियो जो हमारा टॉपिक होगा, अगला वीडियो का टॉपिक हम बता देंगे जो आपको दिखने को मिल जाएगा हमारा सीरीज में जाके आप देख सकते हैं। वीडियो के फर्स्ट में हम लोगों ने टोटल 8 एपिसोड में इसको ख़त्म करने का वादा किया है, जिसका हमारा तीसरा एपिसोड है। इसके बाद आपको जो हो सकता है
चौथा एपिसोड जो होगा इकोनॉमिक्स को होगा। किसका होगा? इकोनॉमिक्स का होगा। तो इस तरह हम चलिए देखते हैं हम अपने 61 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन होने वाला है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो कार्यकाल कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष किया गया है। लेकिन बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा का अभी भी कितना है? 6 साल ही है। और इसके मेंबर का भी कितना, इसके मेंबर का कितना? 6 साल ही होता है कार्यकाल। अब क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभाओं का जो है कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। ठीक है, बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को भी हटाया गया था। किसको? राइट टू प्रॉपर्टी। देखे थे हम लोग टोटल कितना था फंडामेंटल राइट हमारे पास? 7 था, लेकिन एक राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। और इसे किस आर्टिकल में ऐड कर दिया गया? आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 300A में इसको ऐड कर दिया गया था। किसको? जो है संपत्ति के अधिकार। ये अब बन गया है कानूनी अधिकार। क्या बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया। बात करते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, दो राज्य के राज्यपाल की क्षमादान शक्ति यानी पैराडोइंग पावर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61 में जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का जो है उल्लेख किया गया है। बात करते हैं राज्यपाल राज्य सूची और संबंधित सूची के विषय में जो संबंधित अपराधों के लिए सजा को माफ या निलंबित कर सकता है। किस अनुसूची में? स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट के मामले में या कंकरेंट लिस्ट के मामले में? ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में नहीं करेगा। सेंट्रल लिस्ट में फिर प्रेसिडेंट करेंगे। बात करते हैं, इनके पास समाधान करने की शक्ति तो है लेकिन मृत्यु दंड को नहीं टाल सकते हैं। यानी डेथ सेंटेंस यानी डेथ को सिर्फ टालने का अधिकार किसके पास है? वो है हमारे राष्ट्रपति के पास। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में माफ जो है किसी को अगर फांसी की सजा होती है तो इसे माफ करने की पावर किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय यानी आदेश को रिव्यू करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 से। किससे? अनुच्छेद 137 से होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 64। क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष ऐतिहासिक जो उद्देश्य प्रस्ताव जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब पेश किया गया था? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 22 जनवरी 1947। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्वीकार कब किया गया था? एक्सेप्ट किसे कब किया गया था? इसको एक्सेप्ट की बात करें तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था भारतीय संविधान द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65। क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट कमीशन यानी लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कितना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल मेंबर की बात करें तो टोटल मेंबर है 22। इससे 15 लोकसभा से और 7 कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं। बात करते हैं लोक लेखा समिति की तो भारतीय संसद की ये सबसे पुरानी वित्तीय समिति है जिसका गठन पहली बार कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और किस एक्ट के तहत? एक्ट जो है 1919 के एक्ट के तहत हुआ था। ये भी याद रख सकते हैं। बात करते हैं परंपरा के अनुसार इसी समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है अध्यक्ष ये कौन होता है? विपक्ष का नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है 66। क्वेश्चन क्या है कि संसद की जो प्रकलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी की सदस्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है इसमें? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं?
30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है, तो राज्यसभा का तो बात ही नहीं यहाँ पे आता है। राज्यसभा का कोई भी मेंबर इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 7 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा जो है राष्ट्रपति में पारित प्रस्ताव, राष्ट्रहित में पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? क्या होगा इसका आंसर? राज्य सूची का जो है, राज्य सूची स्टेट लिस्ट का, इस पे जो है कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास भी है, लेकिन अगर संसद चाहे तो इस पे यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी कानून बना सकती है। तो पूछ रहा है कि ये जो है किस आर्टिकल के तहत बनाया जा सकता है? तो आर्टिकल 249 के तहत जो है राज्य सूची के विषय पर भी संसद जो है कानून बना सकती है। बात करते हैं, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जाए तो, कितना से? 2/3 बहुमत से पारित किया जाए तो यह प्रस्ताव पारित हो जाता है और संसद राज्य सूची पर विषय अपना जो कानून बना सकता है। बात करते हैं, इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून अधिकतम कितने साल तक रहेगा? तो 1 साल ही हो सकता है, 1 साल पर ही रह सकता है और इसे अगर चाहे तो 1-1 साल पर रिपीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 68 क्वेश्चन होने वाला है, भारत में जो है योजना निर्माण एवं मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन ये है, एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। बात करते हैं एनडीसी की, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक निकाय है और इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम यानी प्रधानमंत्री। तो अभी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? हमारे अध्यक्ष कौन है अभी? अभी ये पीएम मोदी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 69 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 लागू करने की घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदन आवश्यक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 माह के भीतर। 2 माह के भीतर जो है इसका जो है साधारण बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल कितना? आर्टिकल 352 के तहत 1 माह के भीतर विशेष बहुमत आवश्यक है। बात करते हैं संसद की मंजूरी मिलने के बाद यह एक बार में कितने? मैक्सिमम 6 महीने तक, 6 मंथ तक क्या हो सकता है? ये प्रभावी हो सकता है। उसके बाद इसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 70 क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक अभिन्न अंग है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला 1973 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो है प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान का ही एक अंग है। बात करते हैं ऐतिहासिक फैसले में, केशवानंद भारती फैसले में 13 जो इसमें जज थे वो 13 जज थे। कितना थे? 13 जजों ने मिलकर ये फैसला दिया था और ये माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसे आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया गया। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत माना गया इसे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 71 क्वेश्चन है, भारत के किस एकमात्र मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है कार्यवाहक ने राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के जो है कार्यवाहक यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के पदभार संभाले हैं? यानी अगर प्रेसिडेंट किसी कारणवश अगर अनुपस्थित नहीं होते हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट भी अनुपस्थित रहते हैं तो उस समय जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही वहाँ के कार्यभार संभालेंगे। तो ये पहला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किए थे। इसका नाम हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ये जो 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक, यानी बात करते हैं 1969 में जो है इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था। बात करते हैं ये जो स्थिति है डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन और तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी के पद से इस्तीफा देने के कारण बना था। तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, तो क्यों बने थे? क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, इनका क्या हो गया था? डेथ हो गया था, इनका निधन हो गया था। और जो है उपराष्ट्रपति जो बीबी गिरी थे, ये क्या किया था? अपने पद से रिजाइन दे चुके थे। तो दोनों पद खाली होने के कारण एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कौन किए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा होने वाला 72
क्वेश्चन है जो मनी बिल के संबंध में राज्यसभा इसे अपने पास अधिकतम कितने दिन तक रख सकती है? हम लोगों ने किया था 14 दिन तक। कितना दिन तक? 14 दिन तक। यह विधेयक केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है और ये किसके तहत? आर्टिकल जो है, अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 110 के तहत सिर्फ लोकसभा में ही मनी बिल पेश किया जाएगा। राज्यसभा 14 दिन के भीतर इसे वापस नहीं लौटाती है और इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। कितना दिन? 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 73। क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में पेश करने हेतु न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम 100 सदस्यों का। कितने? 100 सदस्यों का। लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में अगर बात करें, राज्यसभा में कितने? 50 सदस्य मिनिमम चाहिए। इसके बाद जो ही है लोकसभा जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगाया जाएगा। बात करते हैं 74 की क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 1966 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मोरारजी देसाई जी बने थे। कौन बने थे? मोरारजी देसाई जो है 1966 में भारत के उप प्रधानमंत्री बनने के बाद हनुमान थैया को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया था। बात करते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये जो मोरारजी देसाई है भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल भारत में जो है उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया है, अब कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बनता है, लेकिन पहले बनता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 75। क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन 1912 के द्वारा। ठीक है। बात करते हैं संविधान के भाग 9A भी जोड़ा गया था जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। तो इसी समय क्या जोड़ा गया था? पार्ट 9 का ए भी जोड़ा गया था इसी समय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 76 की। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 263 है निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण निकाय के गठन से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर राजस्व परिषद से जो आर्टिकल 363 संबंधित है। इस परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष अगर बात कर ले तो ये इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। कौन होते हैं? पीएम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 77 क्वेश्चन होने वाला है केंद्र और राज्यों के मध्य जो है समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर राज्य परिषद का गठन पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो पहली बार हुआ था 28 मई 1990 को। कब हुआ था? 28 मई 1990 को हुआ था, यह भी याद रखिएगा। बात करते हैं इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार होना आवश्यक माना जाता है। कितना बार? एक ईयर में अगर बात करें, एक ईयर में तो 3 बार मिनिमम, इतना तो होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 78। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु गठित प्रसिद्ध सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1983 में। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया थे और इसने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो केंद्रीय जो सरकारी आयोग की जो रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? 1988 में सौंपी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 79। क्वेश्चन क्या है? संसद के सत्र को आहूत यानी समन करने और सत्रावास यानी प्रोरोग करने एवं लोकसभा भंग करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह है सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास। किस आर्टिकल के तहत? अगर आर्टिकल बात करें तो आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 85 के तहत इनके पास बस अधिकार। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का गैप होना चाहिए? 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 81। नज़दीक है हम अपने पूरे एपिसोड को ख़त्म होने के। इसके बाद हमारा बचा है 10 क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग ये जो है एपिसोड को पॉलिटी के एपिसोड जो कि होने वाला जीएस मास्टर सीरीज रेलवे ग्रुप डी के लिए, इसको हम पॉलिटी वाले ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला एपिसोड आएगा वो आएगा इकोनॉमिक्स पे, तो देखना ना भूलें। फिलहाल हम लोग करते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा होने वाला है किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है?
तो ये हो जाएगा आर्टिकल जो है 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कोई कानून अगर पास करता है तो सभी उच्च न्यायालय में, राज्य के सभी हाई कोर्ट में ये क्या होगा, मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 82। अगर इसी में बात करें आर्टिकल 129 की, तो 129 क्या कहता है? 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। क्या है ये? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कौन? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ये बताया गया है कि इसमें आर्टिकल 129 में, तो ये भी याद रख लीजिएगा। बात करते हैं 82 क्वेश्चन की, तो भारत में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 की घोषणा किस वर्ष और किस स्थिति में की गई थी? सबको पता है 1962 के चाइना वॉर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद और उसके सदस्यों की विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज निर्दिष्ट है? इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 105। इसके तहत जो है सांसदों को सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है और उनको उनके द्वारा कही बातें पर कोर्ट मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इस प्रकार राज्यों के विधानमंडल और उनके सदस्यों के विशेषाधिकार आर्टिकल 194 में। बात करते हैं क्वेश्चन 84 की। क्वेश्चन हमारा होने वाला है राज्य विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सृजन या समाप्ति यानी अवल्यूशन या सर्टेन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है आर्टिकल 168, 69, 170 या 171। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 169, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास करे तो संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का गठन या अंत कर सकती है। वर्तमान भारत के कितने? वर्तमान के भारत के 6 राज्य में ही जो है विधान परिषद का गठन किया गया है। बात करते हैं 6, अगर देख ले तो वो कौन कौन से स्टेट है? एक तो हो गया यूपी, दूसरा हो गया हमारा बिहार। क्या हो गया? बिहार। एक हो गया हमारा महाराष्ट्र, और बात करें तो कर्नाटक है एक। 4 हो गए। 2 कौन कौन है? और एक है हमारा आंध्र प्रदेश, और क्या है हमारा? तेलंगाना। तो ये भारत में सिर्फ अभी 6 स्टेट ही है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी राज्य विधानमंडल परिषद का जो है राज्य विधान परिषद का गठन है। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 85 क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा है मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा विधानसभा की कुल संख्या में 15% तक सीमित कर दिया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 91वां संशोधन 2003 के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद के आकार को 15% तक सीमित कर दिया गया। बात करते हैं इसके तहत जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। छोटे राज्यों की विधानसभाओं के लिए मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 मंत्री तक तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संसद की किस समिति को प्रकलन समिति के जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर ऑफ प्रकलन समिति कहा जाता है? ये कहा जाता है लोक लेखा समिति को। किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमिटी को जो है ट्विन सिस्टर ऑफ प्रकलन समिति कहा जाता है। बात करते हैं पीएससी में टोटल मेंबर कितने होते हैं? टोटल मेंबर होते हैं 22, जिसमें से 15 और 7। ठीक है, 15 और 7 होते हैं अलग अलग होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। बात करते हैं प्रकलन समिति में, इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं? प्रकलन समिति की अगर बात करें तो इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं? इसमें कितना मेंबर होते हैं? तो इसमें होते हैं 30 मेंबर, और सभी सिर्फ लोकसभा के ही होते हैं, इसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 87 क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार के अधिकार जो है आर्टिकल 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार को रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? 5। कितने? 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला को कहते हैं हम लोग हैबियस कॉर्पस, जिसे कहते हैं बंदी प्रतिरक्षण। क्या कहते हैं? बंदी प्रतिरक्षण, प्रतिक्षरण। दूसरा जो हमारा होता है, अगर दूसरा की बात करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज में। पहला क्या होता है? बंदी प्रतिरक्षण, बंदी प्रतिक्षरण, प्रतिक्षकरण। ठीक है। दूसरा रीट क्या होता है? दूसरा रीट को कहते हैं हम लोग मैंडेमस, हिंदी में कहते हैं इसको परमादेश। क्या कहते हैं? परमादेश होता है। तीसरा क्या होता है?
तीसरा की बात करें तो होता है प्रतिषेध, जिसे कहते हैं प्रोहिबिशन। क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। ठीक है, बात करते हैं अगले की। अगला हमारा होता है अधिकार परीक्षा। क्या होते हैं? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जिसे कहते हैं क्वेओ वारेंटो। पांचवा क्या होता है? उत्प्रेषण, जिसे कहते हैं सेट्रोरी। क्या कहते हैं? उत्प्रेषण, जिसको कहते हैं सेट्रोरी। तो ये 5 प्रकार की जो रीट जारी कौन कर सकता है? फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 88 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संसदीय कार्यकाल में जो है जो 0 आवर की अनूठी परंपरा की शुरुआत कब से हो रही है? 0 आवर की जो है परंपरा की शुरुआत कब से हो रही है? 1962 से हो रही है। बात करते हैं 0 आवर की, तो भारत संसद की अपनी खुद की देन इन्वेंशन है और यह संविधान का नियमों की किताब में उल्लिखित नहीं है। जो है अगर 0 आवर की बात करें तो यह 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक के आवर को 0 आवर कहा जाता है और इसमें बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के मुद्दे उठाए जा सकते हैं और ये भारतीय संसद की खुद की देन है, ये किसी देश से नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा जो लास्ट स्लाइड होने वाला है। 80, 90 और 90 क्वेश्चन करके हम लोग क्या करेंगे? अपना एपिसोड खत्म करेंगे। क्वेश्चन हमारा 89 क्या होने वाला है? स्वतंत्र भारत में जो है काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा आयोग यानी फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1953। 1953 में हुआ था। डेट अगर पूछ लिया जाए तो 29 जनवरी 1953 को हुआ था। बात करते हैं आर्टिकल 340 के तहत किया गया था और इसे 1955 में रिपोर्ट दी थी। ठीक है, बात करते हैं द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन की अगर बात करें, द्वितीय पिछड़ा आयोग गठन की बात करें तो ये कब हुआ था? 1979 यानी 1979 में हुआ था, सेकेंड हुआ था। ये था बीपी मंडल आयोग। क्या था ये? बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग। इसके तहत जो है ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन मिला। ओबीसी को कितना? 27% का रिजर्वेशन मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम और लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की कितनी विशेष प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? 1, 2, 3 या 4? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रक्रिया को। कितने? 2 प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। पहला अगर बात करते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी की। किसके? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी की बात करी गई है। दूसरा क्या किया गया है? दूसरा किया गया रेटिफिकेशन बाय स्टेट। क्या क्या है गया है? रेटिफिकेशन। एक मिनट, रेटिफिकेशन बाय स्टेट। ये 2 तरह के किए गए हैं। ठीक है।